आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में शुरू हुई है व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस। मैसेज के साथ आप भेज सकेंगे पैसा। व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। भारत में व्हाट्सएप यूजर्स अब अपने मैसेज के साथ साथ पैसे भी ट्रांसफर कर सकेंगे, यानी किसी को पेमेंट भी कर सकते हैं। यानी अब व्हाट्सएप की मदद से मैसेज के साथ साथ दूसरे को पैसे भी ट्रांसफर कर सकेंगे। पूरे देश में इस नए फीचर्स की शुरुआत हो गई है। वही वर्तमान में 2 करोड़ व्हाट्सएप यूजर इस फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे की शुरुआत से लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मैसेज और पेमेंट दोनों की सुविधा मिलेगी। इस नए फीचर से व्हाट्सएप ने पेमेंट और फोन पे और गूगल पे जैसी यहाँ पर मोबाइल वॉलेट कंपनियों के सामने कड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी कर दी है। वही देश में व्हाट्सएप के 40 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं, जिन्हें एक ऐप में मैसेजिंग के साथ साथ पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी। ऐसे में मोबाइल वॉलेट कंपनियों के सामने कड़ी चुनौती यहाँ पर होगी। वही फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एक फीचर की शुरुआत की है, जिसमें आप किसी को पैसे भेज सकते हैं। वही इस फीचर की शुरुआत भारत में की है। अब तक इसे बीटा वर्जन के लिए पहले ये बीटा वर्जन के लिए ट्रायल जारी थी, लेकिन अब कंपनी ने पूरे देश में व्हाट्सएप पेमेंट के फीचर्स की शुरुआत कर दी है। नई फीचर्स के साथ व्हाट्सएप यूजर्स अब इसी मैसेजिंग ऐप की मदद से मैसेज के साथ किसी को भी यहाँ पर फंड भेज सकते हैं। वही अन्य वॉलेट ऐप की तरह आप व्हाट्सएप की मदद से भी पेमेंट कर सकेंगे। वही व्हाट्सएप ने इस पेमेंट फीचर्स के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के साथ टाई अप किया है। वही इन बैंकों से सीधा पैसा ट्रांसफर किया जा सकेगा। वही व्हाट्सएप पेमेंट ने अपने नए पेमेंट फीचर्स में UPI सिस्टम को भी यहाँ पर डिज़ाइन किया है, जो इसे सिक्योर बनाता है। वही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिली मंजूरी के बाद अब व्हाट्सएप ने भारत में अपने पेमेंट सिस्टम की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार देने जा रही है तोहफा। बढ़ने वाली है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया साल ढेरों खुशियां लेकर आने वाला है। साल 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। कोविड-19 के चलते इस साल केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 31% के हिसाब से मिलता था, लेकिन अभी ये 17% के हिसाब से ही मिल रहा है। आपको बता दें कि कोरोना संकट में आर्थिक गतिविधियों के सुचारू रूप से न चल पाने की वजह से केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। इसी हिसाब से महंगाई भत्ते 7th पे कमीशन से के हिसाब से महंगाई भत्ता 31% के हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ये भत्ता 17% के हिसाब से ही दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जून 2021 तक ये व्यवस्था की है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को और पेंशनरों को उम्मीद है कि जून 2021 के बाद DA पर सरकार राहत दे सकती है, और ऐसा होता है तो सैलरी और पेंशन दोनों बढ़कर मिलेगी। भाई केंद्र सरकार 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA में बढ़ोतरी करती है। इस साल जनवरी में ही 4% की बढ़ोतरी की गई थी। फिलहाल 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 55 लाख से ज्यादा पेंशनों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। इससे पहले के कैबिनेट ने मार्च में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। आमतौर पर सरकार कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए साल में 2 बार DA में बदलाव करती है। ये सरकार के खर्च में कटौती करने की एक और यहाँ पर कोशिश है। इससे पहले मंत्रियों, PM और राष्ट्रपति और संसद सदस्यों के वेतन में 30% यहाँ पर कटौती का भी ऐलान किया गया था। कोविड-19 से लड़ने के लिए ज्यादा धन आवंटित करने के लिए उनकी MPLAD योजना को भी यहाँ पर 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। वही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल सरकार ने साल के अंत में श्रमिकों को एक तोहफा दिया है। सरकार ने अपने अकुशल और अर्धकुशल और कुशल और अन्य श्रेणी के कामगारों के लिए मासिक भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया। इस बात की जानकारी खुद दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने दी है। यूपी में सिर्फ 8 महीनों में योगी सरकार ने दिया है 26 लाख से अधिक लोगों को रोजगार। लॉकडाउन में बनाई गई योजना साबित हुई है कारगर। लॉकडाउन के दौरान जब लगभग हर राज्य की सरकारें राजस्व की समस्या से हताश हो रही थी, उस समय यूपी की योगी सरकार वाकई आपदा में अवसर खोजने के लिए प्रयासरत थी। जब उन्हीं कोशिश का नतीजा है कि सरकार ने मात्र 8 महीनों में 26,62,960 लोगों को रोजगार मुहैया कराने में सफलता पाई है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक जिला एक उत्पाद योजना रोजगार मुहैया कराने में गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने कहा है कि देश और प्रदेश में लॉकडाउन लागू होते ही छोटे बड़े सभी उद्योग तो करीब बंद हो गए थे और श्रमिकों का भी पलायन शुरू हो गया था। प्रवक्ता का कहना है कि ये सभी देखते हुए बीती 4 मई को CM योगी ने अपने आवास पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी और दूसरे प्रदेशों से लौटे यूपी के मजदूरों को और अन्य राज्यों के लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने का यहाँ पर निर्देश दिया था, जिसके बाद ही कार्य योजना को तैयार किया गया और उसी पर अमल करते हुए 8 महीनों में आत्मनिर्भर पैकेज
के जरिए यहाँ पर 6,65,721 नई इकाइयाँ और 26,62,960 लोगों को रोजगार मिला है। इनमें यहाँ पर 2,57,388 यहाँ पर श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें पहल के चलते यहाँ पर उनकी इकाई में ही रोजगार दिया गया है। वहीं लाखों श्रमिकों में एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत पैकेज से सर्वाधिक रोजगार मिला। इतना ही नहीं, सीएम के निर्देश पर तैयार किए गए सेवायोजन पोर्टल के जरिए भी 13 दिसंबर तक 5,25,978 लोगों को रोजगार मिला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध योगी आदित्यनाथ सरकार की कोशिश की तारीफ कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है। यूपी सरकार ने बीते 4 सालों में लगभग 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी यहाँ पर देने का अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। अब सूचना है कि योगी सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 4,24,283 पुरानी इकाइयों को 1,092 करोड़ रुपए का लोन देकर पूर्ण रोजगार बचाए रखा है। भारत के पबजी प्रेमियों को झटका, आरटीआई के जवाब में सरकार ने बताया है रिलॉन्च का असली सच। पिछले कई महीनों से वीडियो गेम प्रेमी पबजी मोबाइल इंडिया के वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल में ही क्रॉकडाउन ने भी भारत में अपने पबजी रिलॉन्च को लेकर जिक्र करके पबजी प्रेमियों के बीच उम्मीद जगा दी थी, लेकिन अब पबजी मोबाइल इंडिया रिलॉन्च को लेकर असल तस्वीर सामने आ गई है। सूचना के अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मांगी गई जानकारी में सरकार ने असल बात बताई है। वही आरटीआई के जवाब में केंद्र सरकार ने साफ किया है कि पबजी को भारत में रिलॉन्च को लेकर अब कभी भी इजाजत नहीं दी गई है। वही प्राप्त जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने साफ किया है कि केंद्र सरकार ने 118 चाइनीज ऐप को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में किसी एक ऐप को अलग से रियायत देना या फिर नियमों में बदलाव करना संभव नहीं है। सरकार ने साथ ही साफ किया है कि पबजी मोबाइल इंडिया रिलॉन्च का यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपको बता दें कि दिवाली के कुछ दिन पहले ही पबजी ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से ऐलान किया था कि वे बहुत जल्द भारत में पबजी मोबाइल इंडिया रिलॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके बाद में यहाँ पर भारत में पबजी प्रेमियों की यहाँ पर उम्मीद जगी थी। इसके बाद यहाँ पर लगातार सोशल मीडिया पर पबजी मोबाइल गेम को लेकर यहाँ पर लोग इसे शेयर कर रहे थे। वही आपको बता दें कि दिवाली कुछ दिन पहले ही यहाँ पर पबजी मोबाइल लॉन्च होने की बात कही गई थी, वही रिलॉन्च की यहाँ पर बात कही गई थी। इसके लिए भारत में खास पबजी मोबाइल इंडिया का वेबसाइट भी लॉन्च किया गया था। साथ ही कंपनी ने फेसबुक पेज पर पबजी मोबाइल इंडिया का ऑफिशियल पेज भी बनाया था। कुछ समय पहले ही पबजी मोबाइल इंडिया ने भारत में एक लोकल कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कराया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा यू टर्न, दिल्ली विधानसभा में कृषि बिल के खिलाफ पेश किया है प्रस्ताव। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा यू टर्न लेते हुए कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली विधानसभा में कहा है कि हम तीनों कानूनों का विरोध करते हैं और केजरीवाल सरकार किसानों के इस संघर्ष में हर प्रकार से उनके साथ खड़ी है। वहीं केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में कहा है कि किसानों के कृषि कानून के खिलाफ जो मांग है वो सही है, इसलिए हमारी सरकार का हर एक सदस्य किसानों के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही केजरीवाल सरकार ने 3 नए कृषि कानून में से एक कानून को दिल्ली में लागू भी कर दिया था। वही 1 दिसंबर को बताया गया था कि दिल्ली सरकार ने तीनों यहाँ पर केंद्रीय कृषि कानूनों में से एक को अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी थी, जबकि बाकी 2 पर विचार किया जा रहा था। अब जब दिल्ली सरकार ने इस बिल को खारिज कर दिया है तो आपको बता दें कि हाल में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों से मिलने पहुंचे थे और किसानों के समर्थन में एक उपवास भी उन्होंने रखा था। किसानों के बीच पहुंचकर केजरीवाल ने कहा था कि वो एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में किसानों के बीच आए हैं। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो देश भर में लगातार 14 दिन 30,000 से भी कम आए हैं कोरोना की केस। 24 घंटों में 33,000 लोग हुए ठीक, 355 लोगों की हुई है मौत। भारत में लगातार 14 दिन 30,000 से भी कम कोरोना के केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 24,010 नए संक्रमित मरीज भारत में आए हैं। वही 355 लोगों की इस दौरान कोरोना के कारण मौत हुई है। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 33,251 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1 करोड़ के पास पहुंच गया है। यह लगातार 18वां दिन है जब 40,000 से कम कोरोना के पॉजिटिव केस भारत में सामने आए हैं। वही 10 दिनों में 5वीं बार है जब 30,000 से कम भारत में केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, टर्की, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या में दुनिया के 90वें नंबर पर भारत पहुंच चुका है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 99,56,000 हो गई है। इनमें से अब तक 1,44,451 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल एक्टिव केस घटकर भारत में 3,22,000 हो गए हैं। अब तक भारत में
89,000 लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के अनुसार 16 दिसंबर तक भारत में कोरोना के कुल 15,78,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 11,58,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट कल किए गए थे। भारत में पॉजिटिविटी रेट 7% से भी कम है। वही 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या 20,000 से कम है। वही उन 9 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या 20,000 से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश समेत कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के एक्टिव केस मृत्यु दर रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। वहीं राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस के रेट में लगातार भारत में गिरावट दर्ज हो रही है। वहीं पिछले 20 दिनों से लगातार कोरोना वायरस के नए मामलों में से ज्यादा यहाँ पर भारत में रिकवरी हो रही है। देश में कोरोना मृत्यु दर 1.45% है, यानी 1.45 है, जबकि भारत में रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भारत में 55% से ज्यादा है, यानी लगभग 100 लोगों में से लगभग 55 लोग ठीक हो रहे हैं। वही एक्टिव केस भारत में महज 4% से भी कम बचे हैं। वही सबसे ज्यादा एक्टिव केस देश में महाराष्ट्र राज्य में है। एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का 8वां स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है। वही रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामले में और ब्राजील के बाद भारत का नंबर आता है। भारत में कोरोना के केस फिलहाल कई राज्यों में तेजी से बढ़ भी रहे हैं, कई राज्यों में तेजी से घट भी रहे हैं। कई राज्यों में यहाँ पर कोरोना के अब केस कम मिलने लगे हैं। वही बात करें अब राजस्थान की, तो राजस्थान में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में अब कमी आने लगी है। वही राजस्थान में 10 और लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। 1247 नए केस आए हैं सामने। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले जो अभी सामने आ रहे हैं, प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले कम सामने आ रहे हैं, रफ्तार अभी धीमी हुई है, मगर स्थिति अब चिंताजनक बनी हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 1247 नए मामले आए हैं। अब तक राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,54,831 हो गई है। वही राज्य में संक्रमण से अब तक 10 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई, जिससे राज्य में संक्रमण से हुई मौतों का कुल आंकड़ा भी यहाँ पर 2578 पहुंच गया है। वह अधिकारी ने बताया है कि बुधवार शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 10 और लोगों की संक्रमण से मौत हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या यहाँ पर 2578 हो गई है। राज्य में अब तक जयपुर में 482, जोधपुर में 274, अजमेर में 210 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।